चलिए आगे चलते हैं। अभी तक जो देखा उसमें कुछ डाउट है किसी को? नेक्स्ट आगे जो हम लोग देखेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रोपोर्शनिंग। प्रोपोर्शनिंग ऑफ रिटेनिंग। ओके। जैसे सपोज कीजिए आपका ये रिटेनिंग वाला है। ओके। एक चीज और आपका यहाँ पे डायरेक्टली वो मेंशन नहीं है, इवन सोइल में भी नहीं है आपका अर्थ प्रेशर। जब भी हम रिटेनिंग वॉल को पढ़ता है आपको अर्थ प्रेशर के बारे में जानना जरूरी है। जस्ट इसको समझने का कोशिश कीजिए। ये आपका एक रिटेनिंग वॉल है फॉर एग्जांपल। सर डिस्प्ले को प्लेन वाइट करने से ठीक ठीक है क्या थोड़ा? ओके। प्लेन व्हाइट या ब्लैक कर दूं? सर वाइट कीजिए सर, थोड़ा चश्मा लगाते प्रॉब्लम होता है ब्लैक होने से। ओके, अभी अभी ठीक है? जी जी। ठीक है ना? यस सर। ओके। ये आपका सपोज कीजिए अर्थ फिलिंग है। ओके। तो अर्थ फिलिंग का वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। एंड ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपका ट्रायंगुलर होगा। इस टाइप का। ये आपका एच है। हम लोग जो आगे प्रोपोर्शनिंग देखेगा वो इसी एच के टर्म में देखेगा प्रोपोर्शनिंग। ठीक है। तो ये प्रेशर इंटेंसिटी जो यहाँ पे होगा ये कितना होगा, ये होगा आपका के ए गामा एच। ओके। और ये जो रिजल्टेंट प्रेशर है ये बेसिकली ट्रायंगल का सीजी पे एक्ट करेगा। एंड ट्रायंगल का सीजी जो होता है वो हमेशा बेस से वन थर्ड में होता है। एंड अगर आप एपेक्स से देखेगा तो एपेक्स से कितना में होता है, टू थर्ड में होता है, टू थर्ड ऑफ हाइट। ओके। बट यहाँ पे हमको ज्यादातर बेस से ही कंसीडर करना पड़ेगा ये पूरा कैलकुलेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली ये रोटेशन कहाँ से हो रहा होता है, टू से हो रहा होता है, तो हम हर चीज को उसी का रेफरेंस में देखेगा। राइट। तो अभी यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे लाइक के ए गामा एच जो है ये क्या है, ये जो है के ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। गामा जो है ये आपका डेंसिटी है, किसका, फीलिंग का। ओके। जिस टाइप का आपका फील है, फील का डेंसिटी है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल। एच जो है ये आपका हाइट ऑफ फील है। ओके। अभी हो सकता है आपका रिटेनिंग वॉल का जो ओवरऑल हाइट है वो फील से ज्यादा हो, लेकिन हमको हाइट को देखना है। एंड पीओ जो है, पीए जो है ये आपका टोटल प्रेशर फोर्स है। टोटल
एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स। ये आपका टोटल अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर है, जिसको बेसिकली हम आइदर इन लेट्स से पर मीटर लेंथ या फिर प्रेशर फोर्स के टर्म में देखते हैं ना। ये जो कोफिशिएंट है, अर्थ प्रेशर का जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका कैनोट, इसको हम बोलता है अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, या फिर रेस्ट का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एंड इसको जो हम निकालता है वो निकालता है 1 - sin φ करके, ओके, ग्रैनुलर सोइल में। ओके, इसको हम अगर कोहेसिव सोइल में निकालना है तो उस केस में हो जाएगा ऑल्सो, तो सॉरी, इसको के ए नहीं, इसको के नोट से डिनोट करता है बेसिकली। इसको हम यहां से भी निकालता है म्यू 1 - म्यू, जहां पे म्यू क्या है आपका, ये लाइक आपका कोहेसिव सोइल इन कोहेसिव सोइल। ओके, म्यू क्या है, म्यू स्टैंडर्ड है लाइक आपका पॉइजन्स रेशियो। ओके, नो जो फाई यहाँ पे यूज किया है, ये फाई क्या है, ये है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, ये सोइल का प्रॉपर्टी है, बेसिकली आपका मॉइस्चर कंटेंट से इंडिपेंडेंट होता है। लाइक जो आपका सोइल का जो फाई है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, ये तो हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। दैट मीन्स इस कंडीशन में क्या है, आपका जो वाल है वो स्टेशनरी रहेगा, मूव नहीं करेगा। ओके, बट जो पीछे का रिटेन्ड मटेरियल है, रिटेन्ड मटेरियल आपका वाल का ऊपर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसका वजह से हो सकता है आपका वाल थोड़ा आगे मूव करे, तो उस केस में हम एक्टिव अर्थ प्रेशर को यूज करता है। के ए, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। माइक को काइंडली ऑफ कर दीजिए, कुछ डाउट होने से उस टाइम ऑन करके पूछिए। एंड इसको जो हम निकालता है, इसको कैसे निकालता है, के इज इक्वल टू 1 - sin φ 1 + sin φ। ओके, फाइ सेम है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अगेन यहाँ पे एक और टर्म मिलता है हमको, पेसिव अर्थ प्रेशर, इसको हम केपी से डिनोट करता है पेसिव। दैट मीन्स इस केस में क्या होता है, जो आपका वाल है, वाल सोइल मास को पुश करेगा। ओके, ये आपका केपी, कोफिशिएंट ऑफ पेसिव अर्थ प्रेशर। सर वो माइनस है क्या या कौन सा, माइनस है या सर वो जैसे वो एरो दिया हुआ वो सिंबल जो के पी का आगे वाला। ये वाला, ये न, वो जस्ट ये सिंबल देने का कोशिश कर रहा है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ब्यूलेट पॉइंट्स आप बोल सकता है इसको।
ओके। एंड केपी को हम कैसे निकालते हैं? केपी इक्वल टू 1 + sin φ डिवाइडेड बाय 1 - sin φ। जस्ट ये एक्टिव अर्थ प्रेशर का इनवर्स है। ओके। एंड फाई अगेन सेम है, लाइक आपका जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है ये वही है। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक? है ना? नो, अगर हम ये चीज जान गया तो उसके बाद हम आगे निकाल सकते हैं, आगे जा सकते हैं। आगे जाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर आप देखेगा तो ये वाला जो है, ये टर्म हमको बता रहा है ये इंटेंसिटी, जस्ट जो आपका ट्रायंगल का बेस है। ओके। इंटेंसिटी ऑफ अर्थ प्रेशर अगर आप बोलेगा, ये अगेन अभी जो हम देख रहा है ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन इन द सेंस, मेरा जो ये सर्चा फीलिंग है, ये फीलिंग हॉरिजेंटल है। ओके। अगर ये इंक्लाइन होगा तो यहाँ पे लाइक एक बीटा आएगा, एंगल आएगा, वो एंगल को हमको कंसीडर करना पड़ेगा, वो हम लोग थोड़ा बाद में देखेगा। अभी जस्ट हम आइडियल कंडीशन, दैट मीन्स हॉरिजेंटल कंडीशन को देख रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ प्रेशर क्या होगा? इसको स्मॉल पी से बेसिकली डिनोट करता है, लिखने टाइम में ध्यान देना। ये है आपका बेस ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स सिंपली अगर मैथमेटिकली अगर हम इसको देखेगा तो ये है आपका के ए गामा एच। अगर हम एक्टिव अर्थ प्रेशर के टर्म में देख रहा है, अगर हम इसको अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के टर्म में देख रहा है तो क्या हो जाएगा? के नॉट गामा एच। एंड अगर हम इसको पेसिव अर्थ प्रेशर के टर्म में देखेगा तो क्या हो जाएगा? केपी गामा एच। ओके। ये तो हो गया इंटेंसिटी। ओके। इसका यूनिट अगर आप देखेगा तो क्या होगा? सी, के ए जो है ये यूनिटलेस होगा। ओके। के ए का कोई यूनिट नहीं है। गामा का यूनिट क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर। तो ये हमको अल्टीमेटली क्या देगा? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। ये हमको बता रहा है इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी का यूनिट, दैट मीन्स ये सिंपली आप बोल सकता है स्ट्रेस के टाइप में। ओके। वैसा ही अगर हमको टोटल प्रेशर फोर्स अगर निकालना है तो क्या होगा? टोटल प्रेशर फोर्स, दैट मीन्स सिंपली कैपिटल पी, एंड ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। सिंपली यहाँ पे आपका जो फर्स्ट यूनिट जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट आपको हेल्प कर रहा है। ओके। एरिया निकालने के लिए क्या है? बेस क्या था आपका? के ए गामा एच इंटू एच। इन शॉर्ट हम लिखता है हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। ये आपको दे रहा है टोटल प्रेशर फोर्स। ठीक है ना? ये सिर्फ इस कंडीशन में है कि लाइक आपका जो सोइल है वो ड्राई है। अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो अगेन वाटर को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, और आगे जब न्यूमेरिकल देखेगा तो उसमें न्यूमेरिकली हम लोग वो चीज को समझेगा। ओके। ठीक है। ये हो गया लाइक आपका प्रेशर जो आपका रिटेनिंग वॉल का पीछे एक्ट करेगा। ओके। यहाँ पे आपको जो एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चन देगा वो आपको एनालिसिस से रिलेटेड देगा, डिजाइन से रिलेटेड नहीं देगा।
डिजाइन अगर यही अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता एग्जाम में आता, तो वहां पे आपको डिजाइन से रिलेटेड देता। ओके, एंड डिजाइन से रिलेटेड जब देता तो आपको प्रोपोर्शन भी करना पड़ता वहां पे। ओके, बट हम उसको देखेगा, दैट इज प्रोपोर्शनिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। प्रोपोर्शनिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। ओके, एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेसिकली मिलेगा। ये चीज आप इवन ए एग्जाम में भी देखा होगा, आपको एक रिटेनिंग वॉल दिया था, लेकिन वहां पे आपको इनक्लाइंड सरचार्ज के टर्म में दिया था। जब हम लोग इंक्लाइंड वाला को देखेगा, उसमें देखेगा उसको। आज हम जस्ट हॉरिजेंटल वाला को देख रहे हैं। कहीं भी हो, प्रोपोर्शनिंग करने का तरीका यही है। प्रोपोर्शनिंग करने का जो तरीका है वो जस्ट थंब रूल है। ओके, ये थंब रूल लाइक वेरियस स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पर्सनल एक्सपीरियंस से डेवलप किया हुआ फॉर्मूला। ओके, थंब रूल उसी को बोलता है जो कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बेसिकली गेन किया हुआ रिजल्ट। ओके, तो जो प्रोपोर्शनिंग है हम क्या के लिए करता है, स्टेम लाइक इसका जो बेस स्लेब है, टो स्लेब है, हर किसी को हम यहाँ पे प्रोपोर्शनिंग करता है। ओके, जस्ट हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल such as stem, base slab, toe slab एंड इसका हिल स्लैब को करता है। क्यों करता प्रोपोर्शनिंग? प्रोपोर्शनिंग हम इसलिए करता है कि लाइक मेरा जो डिजाइन है वो इकोनॉमिकल हो। ओके, इट इज डन टू मेक द डिजाइन इकोनॉमिकल। ओके, आपका जो डिजाइन है, डिजाइन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम बेसिकली करता है इसको प्रोपोर्शनिंग। एंड ये जो है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। किसका? जो लाइक आपका डिजाइन इंजीनियर है, या फिर जो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, या फिर लाइक जो आपका साइट इंजीनियर है। साइट इंजीनियर का प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकली जो वो फील्ड में फेस किया है, उसके हिसाब से सर्टेन थंब रूल डेवलप किया गया है। एंड उस थंब रूल को यूज करके हम वॉल को प्रोपोर्शन करता है। ओके, प्रोपोर्शन दैट मीन्स आपका यहाँ पे बेसिकली आपका वॉल बन गया, लेकिन वो वॉल सेफ है कि नहीं, वो वॉल आपका इंटेंडेड पर्पस को सर्व करेगा कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हमको उसको चेक करना पड़ता। ओके, जैसे हमने आगे देखा था ना कि लाइक फाउंडेशन इशू हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकता है, तो वो स्लाइडिंग को रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज को हमको चेक करना होता है। ओके, एंड ये प्रोपोर्शनिंग में वेरियस जो आपका इंजीनियर है वो ये सजेस्ट करता है कि लाइक आपका रिटेनिंग वॉल का जो टॉप विड्थ है वो एटलीस्ट 300 mm होना चाहिए। ओके, मिनिमम टॉप विड्थ should not be less than 300 mm। ओके, बेसिकली जो आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है उसका टॉप विड्थ आपका 300 से कम
नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद हमको जो भी वाल को हम प्रोपोर्शन किया उसको हमको चेक करना है। द प्रोपोर्शन वाल मस्ट बी चेक्ड। ओके, तो हम चेक कैसे करेंगे, ये है, या प्रोपोर्शन कैसे करेगा, उसके लिए सर्टेन रूल्स, सर्टेन गाइडलाइन दिया हुआ है। ओके, तो क्या है देखते हैं। अभी तक कुछ डाउट है? सर ये हॉरिजॉन्टल का ही है ना सर? हाँ, ये हॉरिजेंटल का ही है। आज हम लोग हॉरिजेंटल को ही सिर्फ डील करेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ में डील करने से बाद में हो सकता है मतलब आपको कंफ्यूजन हो, तो इसलिए सेपरेट सेपरेट करके देखेगा, ताकि अगर किसी को आप छोड़ना चाहेगा तो भी उसको छोड़ सकता है। प्रोपोर्शनिंग तो सबके लिए सेम है। ओके, सिर्फ जो आपका इंक्लाइंड के केस में जो होगा वो के ए निकालने का क्राइटेरिया में चेंजेस आता है, जिसका वजह से मेरा जो प्रेशर फोर्स है, प्रेशर फोर्स का कैलकुलेशन में थोड़ा चेंजेस आता है। बाकी सब सेम रहता है, इसलिए उसको हम थोड़ा बाद में मतलब ये खत्म, ये सेक्शन खत्म होने का बाद देखेगा। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शनिंग को देखता है, जो कि ग्रेविटी रिटेनिंग वाल के लिए है। एंड टाइप्स ऑफ, जब रिटेनिंग वॉल देख रहा था, भले ही आपका 8-9 टाइप का रिटेनिंग वॉल है, बट स्ट्रक्चरली जो आपका लोड को कैरी करता है, जो आपका प्रेशर फोर्स को सस्टेन करता है, जहां पे आप स्ट्रक्चर या उसको सर्टेन लोड इंप्लीमेंट कर सकता है, ऐसा वाला वॉल आपका सिर्फ 3 है। 3 में कौन कौन है? ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एंड काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। उसके बाद जो भी था वहां पे हमने क्लियर कट देखा था कि लाइक वो आपका लोड को सस्टेन नहीं करता है बोल के, है कि नहीं? इसलिए अभी आपका जो अगेन जो बड़ा सा साइज था रिटेनिंग वॉल का 7-8 टाइप का, वो श्रिंक होकर सिर्फ 3 में आ गया। तो ये 3 को आपको जस्ट ध्यान देना है। इन 3 को भी अगर आप अच्छी तरह से समझ गया तो पता चला कि वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सपोज कीजिए ये आपका रिटेनिंग वॉल है। ठीक है? और ये पूरा किसके टर्म में प्रोपोर्शन होता है? हाइट के टर्म में। टोटल ये कितना हाइट है इसका, स्पेशली बैकफिल का, उसके टर्म में। तो दैट मीन्स ये जो टॉप विड्थ है, ये टॉप विड्थ आपका 0.3 से लेके h/12 तक रेंज करता है। ओके, h दैट मीन्स आपका टोटल हाइट कहां से मेजर कर रहा है? बेस से। ठीक है, ये जो आपका बेटर है, इसको हम बोलते हैं बेटर, टेक्निकल टर्म में हमने देखा था। मिनिमम बेटर अगर आपको मेंटेन करना है तो आप 1:48 के टर्म में मेंटेन कर सकता है। बट जब हमको डिजाइन करना होता है तो हम लेट्स से डायरेक्ट एक वर्टिकल और लेट्स से रेक्टेंगुलर टर्म में स्टेम डिजाइन करना सबसे सेफेस्ट रहता है। सेफेस्ट इन द टर्म ऑफ लाइक आपका स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। ओके, तो फॉर्चुनेटली आपका वो डिजाइन करने आपको नहीं मिलेगा, डोंट वरी। ये जो आपका टो वाल है, सॉरी टो स्लैब है, ये टो स्लैब का डी से लेके D/2 का बीच में रेंज करता है ये। तो अभी ये डी क्या है? डी है सिंपली आपका ये डेप्थ, किसका? बेस स्लैब का। या दूसरा टर्म में हम इसको थिकनेस भी बोलते हैं। एंड ये थिकनेस कितना से रेंज करता है? h/8 से लेके h/16 तक। इसका बीच का कोई भी वैल्यू को आप ले सकता है। ये हो गया आपका बेस स्लैब। एंड ये बेस स्लैब जो है, ये लाइक आपका 0.5h से लेके 0.7h तक रेंज करता है।
ठीक है। ये आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल का है। नो, दूसरा अगर आप देखेगा, जो आपका अभी आप यहाँ पे एक चीज और सोच सकता है कि लाइक ये हिल स्लैब क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो बेटर है, जो आपको बेटर मिला है, ये बेटर के हिसाब से लाइक आप ये इंक्लिनेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकता है हाइट के टर्म में, ठीक है ना। हाइट के टर्म में हमको ये मिल जाएगा। टॉप विड्थ जो आप फाइनलाइज किया उसके हिसाब से आपको ये मिल जाएगा, ये विड्थ, ठीक है ना। तो टोटल जो आपने बेस को फाइनलाइज किया, वो बेस से अगर आप ये तीनों को माइनस कर देगा तो आपको ये मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। नो, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ए सॉरी, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एंड ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल ऑलमोस्ट देखने में आपका एक जैसा ही लगेगा, मतलब शेप, ओके। सिर्फ साइज में डिफरेंस होता है। साइज जो है आपका कैंटिलीवर का छोटा हो जाएगा इकोनॉमिकल बनाने के लिए। तो क्या है ये? अगेन ये भी क्या होता है, टोटल हाइट के टर्म में लाइक ये प्रोपोर्शनिंग को फाइनलाइज किया जाता है। हमको पता है कि लाइक ये मिनिमम विड्थ जो है ये 0.3 होना चाहिए, इससे ज्यादा रख सकता है, ओके। शुड नॉट बी लेस देन 0.3 मीटर, दैट मीन्स 300 mm, ठीक है ना। ये जो बेटर है, बेटर के लिए अगेन सेम गाइडलाइन है। वन इज टू 48, ओके। यहाँ पे जो आपका ये इसके लिए बोलता है लाइक आपका ये 10%, हाइट का 10% होना चाहिए, 0.1 h, ओके। एंड जो आपका बी है, ये बी 0.4 h से लेके लाइक 0.7 h तक रह सकता है। एंड जो इसका थिकनेस है, ये थिकनेस आपका h/10 से h/12 का इन बिटवीन रेंज करता है, ओके। एंड जो आपका टो स्लैब है, b/3 होता है, ओके। इससे ज्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो जब आप टोटल बेस से, अगर आप बी, दैट मीन्स इसको बोल रहा है, ये वाला है आपका बी, ओके। बी इक्वल टू 0.4 h टू 0.7 h। तो टोटल बेस से अगर आप b/3 एंड लेट से 0.h को जब माइनस कर देगा तो हम ये चीज को आसानी से निकाल सकता है हिल स्लैब का, ना। ये प्रोपोर्शनिंग है किसका? कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका काउंटर फुट रिटेनिंग वॉल। काउंटर फुट रिटेनिंग वॉल, काउंटर फुट रिटेनिंग वॉल दैट मीन्स हम ज्यादा हाइट के लिए इसको यूटिलाइज करता है। जब ज्यादा हाइट के लिए इसको हम यूज करता है तो लेटरल स्टेबिलिटी के लिए जस्ट हम इसका पीछे में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वही है, ओके। तो आप अगर देखेगा तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल कुछ इस टाइप का है।
है कि नहीं? काउंटर फोर्ट किसको बोलता है? काउंटर फोर्ट सिंपली आपका इसका जो सपोर्ट है ये है। ये आपका काउंटर फोर्ट है। ओके, तो जो आप कैंटिलीवर के लिए जो यूटिलाइज किया, ओके, बाकी सब कुछ यहाँ पे वो सेम रहेगा। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है आपको वो काउंटर फोर्ट के लिए। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेगा काउंटर फोर्ट का जो मिनिमम थिकनेस है ये एटलीस्ट आपका 0.2 मीटर, दैट मीन्स 200 से कम नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस, अच्छा ऊपर में कहीं सिंबल गलत लिखा है क्या? शुड नॉट बी मोर देन, इसको ठीक कर लीजिए। हाँ, ये शुड नॉट बी लेस देन होगा। तो ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन, सिंबल में गलत लिख दिया था। तो यहाँ भी क्या है, शुड नॉट बी, जो इसका काउंटर फोर्ट का थिकनेस है ये लाइक आपका 200 mm से कम नहीं होना चाहिए, 0.2 मीटर। ओके, एंड जो इसका स्पेसिंग है, दो काउंटर फोर्ट का बीच का स्पेसिंग, ये बेसिकली 0.3 H से लेके 0.6 H का बीच में रेंज करता है। ओके, बाकी जो कैंटिलीवर का है जस्ट वही रहेगा। दैट मीन्स आपका जो बी का जो वैल्यू है वो जो हमने कैंटिलीवर के लिए देखा था, बी इक्वल टू 0.4 H, लाइक आपका 0.7 H। पीछे का जो सपोर्ट है सर उसको एक काउंटर फोर्थ बोलते हैं ना सर? हाँ जी, जो पीछे का आपका सपोर्ट है उसी को काउंटर फोर्ट बोलता है। बाकी जो कैंटिलीवर के लिए है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे काउंटर फोर्ट का स्पेसिंग एंड उसका थिकनेस को ध्यान देना है। मतलब यहाँ पे आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि काउंटर फोर्ट का थिकनेस मिनिमम कितना होना चाहिए। तो काउंटर फोर्ट का मिनिमम थिकनेस लाइक आपका 200 mm होना चाहिए, 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। या फिर दूसरा केस में आपसे पूछ सकता है कि लेट्स से कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल या फिर काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का मिनिमम थिकनेस कितना चाहिए। तो जब रिटेनिंग वॉल का थिकनेस पूछ रहा है तो लाइक आपका 300 mm से कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जो कैंटिलीवर के लिए है वो यहाँ पे वो एज इट इज इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा जो काउंटर फोर्ट का क्राइटेरिया है उसको जस्ट हमको ध्यान देना है। ओके, तो ये तो हो गया प्रोपोर्शनिंग। मतलब ये प्रोपोर्शनिंग को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में, बट आपको उससे पहले चेक करना पड़ेगा। ओके, मतलब ये आपका डिजाइन हो गया। अभी ये डिजाइन सेफ है कि नहीं उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका चेक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल। चेक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल कैसे चेक करेगा? एंड ये क्या बोलता है, जब भी आप रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करेगा तो एटलीस्ट, मतलब यहाँ पे हम तीन क्राइटेरिया देखेगा, ये तीन में से एटलीस्ट दो को सेटिस्फाई करना है। ओके, तो डिजाइन रिटेनिंग वॉल must be check for
stability against sliding, overturning, and foundation bearing failure. ओके, ये तीन के लिए हम बेसिकली इसको चेक करता है। तो कैसे चेक करता है, लेट्स सी। चेक फॉर स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग। एंड इसके लिए हमको जस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकालना है, एफओएस। एंड एफओएस को हम कैसे निकालता है, म्यू टाइम टोटल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन टोटल स्लाइडिंग फोर्स। एंड यहाँ पे जो ये म्यू है, यह है लाइक आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पहले जो हमने म्यू यूज किया था वो किसके लिए यूज किया था, पॉइजन्स रेशियो के लिए, वेयर म्यू जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किस किस का बीच में, बेस ऑफ वॉल एंड सोइल का बीच का। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेस ऑफ वॉल एंड सोइल। ओके, अगर आपको इंफॉर्मेशन दिया है तो ठीक है, एल्स हम इसको जस्ट सिंपली कैलकुलेट करते हैं यहां से। म्यू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 डेल्टा। ओके, डेल्टा क्या है, कैलकुलेशन के टाइम हम लोग देखेगा कैसे वो मिलता है हमको। तो ये तो हो गया लाइक आपका फॉर्मूला, है कि नहीं। तो ये कितना होना चाहिए सेफ होने के लिए, अगर आपका जो एफओएस है ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है ग्रैनुलर सोइल में, ओके, ग्रैनुलर सोइल दैट मीन सैंडी सोइल या ग्रेवली सोइल। ओके, एंड आपका अगर सपोज कीजिए कोहेजिव सोइल है, तो उस केस में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए फॉर कोहेजिव सोइल। ओके, आपका ग्रैनुलर सोइल दैट मीन सैंडी सोइल में एफओएस का वैल्यू 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, एंड कोहेजिव सोइल में आपका वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स इन शॉर्ट आप बोल सकता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपका 1.5 टू 2 या उससे ज्यादा है, दैट मीन्स वो सेफ है कि नहीं। देन आता आपका सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, लिखा चेक फॉर स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग। नेक्स्ट, चेक फॉर स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। वन था ना ये, यस। चेक फॉर स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग।
एंड इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी लाइक आपके पास सर्टेन फॉर्मूला है, ओके, एफओएस निकालने के लिए। एंड ये है आपका एफओएस, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू स्टेबिलाईजिंग मोमेंट अपॉन डिस्टर्बिंग मोमेंट। ओके, जो आपका स्टेबिलाईजिंग मोमेंट, दैट मीन्स जो वर्टिकल फोर्सेस है और उसका वजह से जो मोमेंट डेवलप हो रहा है, वो आपका जो आपका हॉरिजेंटल प्रेशर का वजह से जो मोमेंट डेवलप होगा उससे अगर बड़ा है, ओके, ऑब्वियसली बड़ा होगा तो ही लाइक वो सेफ होगा, अदरवाइज उसको ओवरटर्न कर देगा। एंड यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है, अगर आपका एफओएस ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है फॉर ग्रैनुलर सोइल, आपका वॉल सेफ है। अगर आपका एफओएस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं, फॉर कोहेसिव सोइल, आपका वॉल सेफ है। ओके, सर हाँ स्टेबलाइजिंग मोमेंट जो सर वर्टिकल फोर्सेस है ना सर। हाँ, स्टेबलाइजिंग जो आपका मतलब बॉडी को स्टेबल करने के लिए जो हेल्प कर रहा है। तो जैसे ये सपोज कीजिए आपका रिटेनिंग वाला फॉर एग्जांपल, ओके, तो इसका वेट जो है बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है कि नहीं, और हम इसका रोटेशन को यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहा होता है टो में, टो से रोटेट हो सकता है ना ये। आगे जब हम लोग कॉजेस ऑफ फेलियर को देख रहा था तो वहां पे देखा था कि लाइक ये टो से रोटेट हो सकता है। तो दैट मीन्स इसका जो मोमेंट अगर हम लेगा तो ये लाइक आपका जो वेट है, वेट ऑफ द वॉल का जो हम इंक्लूडिंग लाइक आपका फाउंडेशन, हाँ, इंक्लूडिंग फाउंडेशन, जब हम इसका मोमेंट को लेगा इस टो में, वो और जो आपका प्रेशर फोर्स है, प्रेशर फोर्स तो डायरेक्ट इसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, है कि नहीं, वो दोनों का रेशियोस, तो डिस्टर्बिंग मोमेंट जो सर। जो हॉरिजेंटल प्रेशर फोर्स है अर्थ फील्ड का वजह से जो आएगा, इसको हम निकालता है ना पी ए इक्वल टू हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर फोर्सेस का जो मोमेंट होगा वो आपका वॉल को डिस्टर्ब कर रहा है ना, रोटेट करने का कोशिश करवा रहा है। ओके, ये दोनों का रेशियो। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? फाइन। तो दैट मीन्स अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ज्यादा है ग्रैनुलर सोइल में, आपका वॉल सेफ है। अगर ये 2 से ज्यादा है कोहेसिव सोइल में, तो आपका वॉल सेफ है। सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना जरूरी है क्या सर इसमें ना, लाइक हाँ, कंपलसरी नहीं तो होती आप है क्या कैसे, सर? हाँ हाँ कंपलसरी है क्या सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है? हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो डिजाइन है वो सेफ होगा, मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना चेक करने का। फॉर एग्जाम्पल आरसीसी को ही ले लीजिए, आरसीसी में हमने एक एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल बीम को डिजाइन किया, बीम को डिजाइन डिजाइन किया, दैट मीन्स क्या है, रीइंफोर्समेंट निकाला, रीइंफोर्समेंट निकालने के बाद हम उसका एक क्रॉस सेक्शन डायमेंशन को फाइनलाइज किया। तो हम उसको चेक करके देखता है ना कि वो डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट सेफ है कि नहीं, स्टेबिलिटी को, सर्विसबिलिटी को चेक चेक कर रहा होता है कि वो सेफ है कि नहीं, है कि नहीं, डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट। ओके, दूसरा हम हम्म, उसको अगेन स्ट्रेस के अगेंस्ट चेक करके देखता है कि लाइक स्ट्रेसेस विद इन द लिमिट है कि नहीं, सॉरी। तो मतलब एटलीस्ट आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि जो आप स्ट्रक्चर, जो पैरामीटर आप डिजाइन किया है वो सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहा होता है। सर हाँ जी, ये सर जो काउंटर फोर्थ है सर, जो उसका जो थिकनेस था वो सर डैम में भी सेम ही होगा। डैम में काउंटर, डैम में काउंटर फोर्ट नहीं, वहां पे बेसिकली वो ग्रेविटी का हेल्प से उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। सर एक काउंटर फोर्थ जैसे है, लेकिन वो सर वो क्या है तो एग्जैक्टली। अच्छा, वो पीछे डाउन अपस्ट्रीम में जो प्रोवाइड करता है, हाँ सर। क्योंकि
हाँ, मिनिमम तो यही है। वहां पे आपका साइज जब बड़ा हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे मिनिमम के लिए बोल रहा है ना, ओके, है कि नहीं। अभी जब आपका हाइट बड़ा हो, क्योंकि डैम का केस में आप देखिएगा, आपका जो डैम का हाइट है वो बेसिकली 30-40 मीटर हो जाता है, तो उस केस में उसका थिकनेस स्केल के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। मिनिमम 200 होना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो हम रीइंफोर्समेंट यूज कर रहा होता है। ओके। ठीक है। ये तो नेक्स्ट आ जाता है आपका चेक फॉर सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट फेलियर। चेक फॉर सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट फेलियर। ओके। एंड इसके लिए हमको अल्टीमेटली कंबाइन स्ट्रेसेस को निकालना होता है। कैसे निकालता है? लेट्स से कंबाइन स्ट्रेस क्यूसी के टर्म में, ये लाइक आपका आर वी बाई बी 1 इसका प्लस माइक ऑन माइनस है, ऑफ करो। 6E बाई बी। ओके, इस क्राइटेरिया से हम इसको चेक करता। ओके, यहाँ पे जो आपका ई है, ई जो है आपका इसेंट्रिसिटी है, क्लियर। एंड ये जो है आपका, माइक को ऑफ कर लीजिए, जब कुछ डाउट हो तो मेंढक पूछिए आवाज ऑन बहुत करके। दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? मेंढक आवाज नहीं दे रहा है, पंखा का आवाज है वो। पता नहीं, कर 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 रहे हैं। वो पंखा आई थिंक मे बी बियरिंग में कुछ इश्यूज आ रहा है, उसका वजह से वो आवाज आ रहा है। सॉरी। और इसको हम बोल सकते हैं लेट्स से क्यू टी बाई क्यू एच। एच दैट मीन्स सफिक्स हॉरिजेंटल को दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो ई है, ई है आपका इसेंट्रिसिटी, क्लियर, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ किसका? रिजल्टेंट का। सर वो क्या क्या डिनोट किया सर? चेक फॉर सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट फेलियर, फर्स्ट क्यू यू है क्या सर, ना क्या है सर? हाँ, क्यू सी कंबाइन स्ट्रेस, हाँ। सी कंबाइन स्ट्रेस, दैट मीन्स ये आपका सेम आप बोल सकता है, लेट्स से स्टेबलाइजिंग स्ट्रेस एंड डिस्टर्बिंग स्ट्रेसेस का रेशियो है। ओके, एंड यहाँ से जो हम फैक्ट लाइक ये भी आपको अल्टीमेटली क्या दे रहा है? एफओएसी दे रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम इसको स्ट्रेस के टर्म में देखेगा तो यहाँ पे अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ग्रेनुलर का केस में, तो ये सेफ है। एंड अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और कोहेसिव सोइल, तो आपका ये सेफ है। ओके, नाउ जब आपका जो इसेंट्रिसिटी है, ओके, इफ इज लेस देन इक्वल टू B/6, आपका वाल हमेशा सेफ रहेगा। ओके, इसमें कभी भी लाइक आपका ओवरटर्निंग नहीं होगा, अगर आपका इसेंट्रिसिटी B/6 का रेशियो से कम है तो। ओके, हमेशा वो सेफ रहेगा।
ये कंडीशन समटाइम पूछ सकता है आपसे, लाइक ओवरटर्निंग नहीं होगा कभी भी, इसमें ओवरटर्निंग नहीं होगा उसका इफेक्ट या इसेंट्रिसिटी अगर b/6 से कम है तो। ठीक है, तो ये सर्टेन गाइडलाइन है आपका प्रोपोर्शनिंग करने के लिए। ये प्रोपोर्शनिंग वाला आपके लिए तब इम्पोर्टेंट होता जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है एग्जाम में। ओके, बट यहाँ पे लाइक आपका एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज में यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो लाइक चाहे आपका स्लाइडिंग हो या ओवरटर्निंग हो, दोनों ही केस में 1.5 से 2 का बीच में रेंज करता है, एंड फाउंडेशन फेलियर के लिए लाइक आपका 2 to 3 का बीच में रेंज करता है। तो ये चीज मेरा दिमाग में हमेशा रहेगा। एक बार जस्ट देखिए यहाँ पे कुछ अगर डाउट है तो, अगर डाउट नहीं है तो आगे कैलकुलेशन शुरू करते हैं। आई होप आप लोग कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठा होगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सिंपल है न्यूमेरिकल जो है। ये यहाँ पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन को एक साथ में कंबाइन करके करेगा जो एमसीक्यू टाइप का हो सकता है। क्या बोल रहा है, ए रिजिड वॉल 6 मीटर हाई is retained sorry is restrained from yielding. The backfill consists of the backfill backfill consists of cohesionless soil having pi equal to 26 degree 26 degree and gamma equal to 19 kilonewton per meter cube. Calculate the total earth pressure of the wall. Total earth pressure per meter length of the wall. ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गया, एकदम आसान है, विद इन 30 सेकेंड आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझा तो ये गलत ही होगा इसका आंसर। ठीक है, सी क्या बोल रहा, rigid wall 6 meter high is restrained from yielding. The backfill consists of cohesionless soil having phi equal to 26 degree and gamma equal to 19 kilonewton per meter cube. Calculate the total earth pressure per meter length of the wall. ओके, यहाँ पे हमको टोटल अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करो बोल रहा है। ओके,
तो दैट मीन्स हमको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, सी एच दिया हुआ, एच कितना है 6 मीटर, फाई दिया हुआ, फाई दिया है आपको कितना 26 डिग्री, एंड गामा दिया हुआ कितना 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में ना, कोई कोई कैलकुलेट भी कर लिया होगा। ओके, हमको क्या निकालो बोल रहा है, टोटल अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ, दैट मीन्स पर मीटर लेंथ के टर्म में हमको निकालना है, दैट मीन्स यूनिट आपका किलो न्यूटन पर मीटर के टर्म में होगा। ओके, ना क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझा तो गलती ही होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिजिड वॉल 6 मीटर हाइट, हाइट हमको दिया, इज रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम यील्डिंग। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मूवमेंट अलाउड नहीं है, दैट मीन्स वॉल एट रेस्ट है। ओके, वॉल एट रेस्ट है, बुझी से। ओके, वॉल एट रेस्ट है, दैट मीन्स वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है, दैट मीन्स आपको कौन सा कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट एट रेस्ट वाला, है कि नहीं। so let's start, since wall is restrained against yielding, no? Therefore cannot equal to 1 minus sin phi, no? जस्ट वैल्यूज को डालिए, 1 माइनस साइन 26 डिग्री कितना आता है, वेयर इज माय कैलकुलेटर, 0.5। 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 26, 0.56 आ रहा है क्या, यस सर। 0.5616। ओके, ये हमको मिल गया। तो क्योंकि वॉल रेस्ट में है, तो दैट मीन्स टोटल अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल अर्थ प्रेशर लेंथ, ये हो जाएगा आपका पी नोट हाफ के ए गामा एच स्क्वायर ना, तो हाफ इंटू 0.5616 इंटू गामा हमको दिया हुआ है 19 इंटू 6 स्क्वायर, निकालिए कितना आता, 0.5616 इंटू 19 इंटू 6 स्क्वायर, 192.067, 067।
किलो न्यूटन पर मीटर। आ रहा है किसी का? 191 हो जाएगा ना सर? 119 हाँ चलेगा, 1.8। चलेगा। आप डायरेक्ट 0.56 को कंसीडर किया होगा, एक्सेप्टेबल है। मतलब क्योंकि एमसीक्यू में तो क्या है, इसका आसपास का जो रिजल्ट होगा उसी को आपको opt करना है। और किसी का आया? तो ये लाइक आपका एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सर हम्म। ये जो जैसे कि क्वेश्चन जो ना सर, हाँ। ये ग्रेनुलर का है ना कोहेसिव का है, कैसे करके पता चलेगा सर? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे सर लाइक अभी आपका सर 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 और एक तो सर, हम्म सर वो और ऐसे हो गया जैसे कि अभी हम लोग के नॉट का अभी ये जो फॉर्मूला का यूज किया है ना सर, हम्म यहाँ में सर अभी के ए कभी तो सर जैसे आप यहाँ में जो नीचे में आप के का वैल्यू को 0.56 डाल दिया तो हम लोग जो कैलकुलेट करके निकला है। हाँ, कैन नॉट को। हाँ के नॉट को तो हम लोग यहाँ में जो आगे में प्रीवियस में एक जो फॉर्मूला लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव आर प्रेशर का सर, हाँ उसको क्यों हम लोग ने डाला सर? हाँ, ठीक है। 1 माइनस साइन, कैन नॉट। साइन यस, उसका 1 प्लस साइन, ये दोनों क्यों इसको यूज नहीं किया सर? इसीलिए बोला कि आप अगर क्वेश्चन को नहीं समझेगा तो गलती करेगा। ओके। ऐसा कोहेजन सर। में ग्रेनुलर। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, द वॉल इज हाँ रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम यील्डिंग। इसका हाँ मतलब क्या है, वॉल को रोक रोक के रखा गया मूव करने से। यील्डिंग मतलब मूवमेंट, मोशन, हाँ डिफॉर्मेशन। तो वॉल क्या है आपका, रेस्ट में है। जी। तो इससे तो हमको ये पता चल गया कि हमको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को यूज करना है। अच्छा मतलब वॉल जो यील्ड नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा, अगर ये चीज नहीं दिया हुआ होता तो हम डायरेक्टली एक्टिव अर्थ प्रेशर को यूज करता। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है। एक जी एक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा, यहाँ पे आपको बोल रहा है फाई कितना है, 26 डिग्री, है कि नहीं? जी 26 डिग्री, 26, क्ले का एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना होता है, क्ले का? जब हम लोग सोइल पढ़ेगा वहां पे आपको मिलेगा। क्ले दैट मीन्स बेसिकली उसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता, है कि नहीं? वेरी नियर टू जीरो होता है। ठीक है। दैट मीन्स जब वहां पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, दैट मीन्स ये क्या है, आपका सोइल है, सॉरी, ग्रेनुलर सोइल है। ओके। एंड यहाँ पे वो भी छोड़ दीजिए ग्रेनुलर सोइल है या नहीं है, वो भी छोड़ दीजिए। दूसरा ये टर्म को देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैकफिल कंसिस्ट ऑफ कोहेजनलेस सोइल। कोहेजनलेस का मतलब क्या है, जिसमें कोहेजिव नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्ले नहीं है। क्ले क्या होता है, कोहेजिव सोइल होता है, उसमें कोहेजन होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये कोहेजनलेस सोइल है। कोहेजनलेस सोइल दैट मीन्स फाई सोइल है। दो टाइप का सोइल होता है ना आपका, एक होता है सी, जिसमें सिर्फ एंगल ऑफ कोहेजन होगा। ओके। दूसरा होता है फाई। ओके। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, सिर्फ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा, इंटरनल फ्रिक्शन। एंड तीसरा होता है आपका सी फाई सोइल। ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकल सोइल है। ये दोनों ही आइडियल कंडीशन है। ओके। सी फाई सोइल दैट मीन्स उसमें कोहेजन भी है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है। दैट मीन्स उसमें जो पार्टिकल है वो आपका क्ले साइज, सोइल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना साइज ऑफ सोइल। ओके। तो दैट मीन्स 2 माइक्रोन से लेके लेट्स से आपका 4.75 mm तक का सोइल यहाँ पर रेंज कर रहा है। एंड अगर हम सिंपली कोहेजिव सोइल बोल रहा है, दैट मीन्स वो 2 माइक्रोन के आसपास है, 0.002 mm वाला सोइल। ओके। जब हम लोग सोइल मैकेनिक्स पढ़ेगा वहां पे, जब हम लोग आईएस क्लासिफिकेशन को देखेगा तो इन डिटेल में ये चीज को देखेगा। ठीक है। आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, ना और कंफ्यूज हो गया? जी सर क्लियर हो गया सर। ओके। तो इसीलिए इसीलिए बोला था ना कि आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो गलती करेगा। इसलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
मतलब आपको क्वेश्चन में एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ रहा होगा जिसका एक्सप्रेशंस वगैरह ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन वगैरह आपको आ रहा होगा, लेकिन कौन सा एक्सप्रेशन को उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेगा ये उस टाइम में आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के। करेक्ट एक्सप्रेशन अगर हम यूज नहीं करेगा तो गलत होगा। अभी यहाँ पे अगर यही कोहेसिव सॉइल बोलता एंड अगर हमको पॉइजन्स रेशियो दे दिया होता तो हम सिंपली ये फॉर्मूला को यूज करता ना, के नॉट इक्वल टू म्यू 1 - म्यू, यहाँ से लाइक हमको निकालना होता। समझा? और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है क्या? ओके, एक क्वेश्चन और करता है एंड काफी इंटरेस्टिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, अभी जो करेगा उसको भी। प्लीज राइट, इसलिए साथ साथ में करते जाइए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कैलकुलेट coefficient of earth pressure at rest coefficient of earth pressure coefficient of active earth pressure, sorry, and coefficient of passive earth pressure if angle of internal friction if angle of internal friction if angle of internal friction of soil is 30 degree. Also give comment on your answer. ये बेसिकली ये सेम इतना ही स्टेटमेंट से लाइक आपको 5 टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ये सेम क्वेश्चन से लाइक आपको 5 टाइप का एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी क्या क्या दिया हमको। हमको तो सिर्फ यहाँ पे क्या दिया, फाई का वैल्यू दिया, फाई कितना है लाइक आपका 30 डिग्री, है कि नहीं। हमको क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, एंड उसके बाद बोल रहा है कि लाइक आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, जस्ट उस पर कमेंट करो, है कि नहीं। तो अभी ये किस टाइप का सोइल है, क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है, इसका मतलब है कि लाइक आपका ग्रेनुलर सोइल है कि नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट ये हो जाएगा सिंपली आपका कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर
at rest. That means cannot is equal to 1 minus sin phi. 1 minus sin 30 কিমান আহিছে 0.5. yes 0.5 that is 1 by 2. Okay, now coefficient of active earth pressure. Coefficient of active earth pressure K 1 minus sin phi by 1 plus sin phi, ये हो जाएगा आपका 1/3. चेक कीजिए आ रहा है क्या जी 1/3. 1/3. Okay, now coefficient of passive earth pressure. Kp, ये क्या है 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi ना कितना आता है 3 आएगा होगा. चेक कीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, कई बार अलग अलग जी कमीशन का 3 एग्जाम आया. में आ चुका है. ओके, नाउ ये तो लाइक हमको मिल गया कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट मिल गया. नाउ कमेंट करने बोल रहा है, दैट मींस आपका ऑब्जर्वेशन क्या है. एंड इस टाइप से हम कंपेयर कर सकता है आसानी से, क्योंकि फाई का वैल्यू तीनों ही केस में सेम है कि नहीं. तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, सबसे बड़ा कौन है पैसिव. केपी ग्रेटर देन कैनोट ग्रेटर देन के ए. समझा, केपी को देखिए 3 है, कैनोट को देखिए 0.5 है कि नहीं. एंड के ए कितना है 1/3. 1/3 कितना होता है 0.3333 जाएगा ना, है कि नहीं. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो आपका क्या हो गया कि बेसिकली आपका जो पेसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटर होता है एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट छोटा होता है. ओके, एंड ये दोनों का इन बिटवीन आ सकता है लाइक आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को बेसिकली हम यूज नहीं करता, सबसे ज्यादा जो हम यूज करता है लाइक आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर. दैट मींस मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो आपका बैकफिल सोइल है, बैकफिल सोइल आपका रिटेनिंग वॉल को पुश करके गिराने का कोशिश करता है कि नहीं. अभी ऐसा तो नहीं है कि लाइक आपका वॉल सोइल फिलिंग का तरफ मूव करेगा, ऐसा तो मतलब रेयरली होता है. सिस्मिक एक्टिविटी में ऐसा हो सकता है, बट बाकी केसेस में नहीं होता है, वॉल का केस में, है कि नहीं. हाँ, पेनिट्रेट करके अगर वो अंदर जा रहा है तो अलग बात है. ओके, तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है लाइक आपका जो बैकफिल सोइल है, बैकफिल सोइल आपका रिटेनिंग वॉल को पुश कर रहा होता है. इसलिए मेरा दिमाग में हमेशा यही आता है कि हमको एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है. इसीलिए ये क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाने से आप गलती करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप वहां से एक्टिव अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करके जो वैल्यू मिलेगा वो भी रिजल्ट में रहेगा ऑप्शन में. पेसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट को यूज करके जो रिजल्ट निकालेगा वो भी रहेगा ऑप्शन में, एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के हिसाब से जो वैल्यू निकलेगा आपका वो भी रहेगा वहां आंसर में. जो एमसीक्यू बनाएगा वो इसी हिसाब से बनाएगा, ताकि आप कहीं भी गलती करो आपको सही रिजल्ट मिल रहा होगा, मतलब ऑप्शन में वो रिजल्ट दिख रहा होगा. ओके, तो वो मतलब जानबूझ के आपसे गलती करो बोल के इस टाइप का क्वेश्चन बना के देगा. अगर आप मतलब पता है बट कॉन्सेप्ट में गलती किया, कॉन्सेप्ट को पकड़ने में गलती किया, तो आपका रिजल्ट गलती हो जाएगा. एक तो आपका ये ऑब्जर्वेशन है. दूसरा, केपी एंड के ए में क्या रिलेशनशिप है.
लाइक हमको तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि केपी बड़ा है कि नहीं, के ए से। तो केपी कितना बड़ा है, के ए से केपी कितना बड़ा है, कितना टाइम बड़ा है? लाइक हम यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि केपी ग्रेटर देन के ए। बोल सकता है ना, तो कितना बड़ा है? नाउ केपी इज ग्रेटर देन के ए बाय कितना से? सिंपली आप कर सकता है केपी बाई के ए। कितना है केपी? 3/1/3 कितना हो जाएगा? 3 × 3/1, दैट मीन्स 9। इसे हमको क्या पता चल रहा है? फ्रॉम अबव कैलकुलेशन केपी इज 9 टाइम के ए। यही बोला था ना क्वेश्चन में कि लाइक आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, कमेंट करो। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि लाइक केपी ग्रेटर है, उससे छोटा है लाइक आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के नॉट, एंड सबसे छोटा है लाइक आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, है कि नहीं, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ओके, जब क्योंकि इसका कोफिशिएंट्स में ही वेरिएशन है, तो टोटल अर्थ प्रेशर जब आप कैलकुलेट करेगा तो वो भी ऐसा ही वेरिएशन देगा आपको। ओके, टोटल अर्थ प्रेशर जब आप कैलकुलेट करेगा तो केपी को यूज करके जो आप वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा लाइक आपका कैनोट को यूज करके निकालने वाला, एंड सबसे छोटा होगा आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर को यूज कोफिशिएंट को यूज करके कैलकुलेट किया वाला टोटल अर्थ प्रेशर। एंड पीपी एंड पीए दैट मीन्स टोटल पेसिव अर्थ प्रेशर एंड टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर को जब आप ऑब्जर्व करेगा, चेक करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली लाइक आपका जो पेसिव अर्थ प्रेशर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 9 टाइम होगा आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर का। सर वो 9 की सर, सर 10 आ रहा है कैसे सर। आया? 10 नहीं आएगा। 3 × 3 कितना होता है? नहीं सर, जो जो ये का सर मेरा 0.3 आया था ना, आपका उधर 1/3 था सर। हाँ वो तो तो सर 1/3 0.3 दैट सही मीन्स है सर। 0.3333 होगा हाँ ना। हाँ, तो सर है? वही तो तो इसी के तो लाइक 10 आ रहा है सर। 10 नहीं आएगा, लाइक आपका 3 इंटू लाइक 0.33333, तो लाइक ठीक आपका है सर। कितना हो जाएगा, चेक कीजिए। तो 9 ही आ रहा है सर। हाँ ठीक है 9 ठीक है आएगा। सर। हम 1 डिजिट ले। आप, हाँ कैलकुलेशन में आपका गलती है, 1 डिजिट लेने से भी 10 नहीं आएगा, 0.9 आएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? और सर वो सोइल का बारे में सर, जो जो इंटरनल फ्रिक्शन सर 30 डिग्री था तो सर ना सर, उसमें से सर हाँ कैसे पता चल रहा है कि वो जो ग्रेनुलर है कोहेसिव है? अच्छा, ये चीज जब हम लोग सोइल क्लासिफिकेशन सोइल में पढ़ेगा उसके बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बेसिकली जो आपका कोहेसिव सोइल होता है उसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता। ओके, आपका जो फर्स्ट टॉपिक ही जियोटेक में दिया हुआ है, सोइल मैकेनिक्स में दिया हुआ है, वो लाइक आपका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद जब हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी देखेगा वहां पे देखेगा इसको इन डिटेल में, उसके लिए सर टेंशन मत लीजिए, वो आपको। थोड़ा हाँ सा हाँ, हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। नॉर्मली जो आपका फाई जो है, फाई इंटरलॉकिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जितना ज्यादा फाई का वैल्यू है इसका मतलब है कि उसमें इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे आपका ग्रेनुलरिटी, सोइल का जो ग्रेनुलरिटी इंक्रीज होगा फाई का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे आपका सोइल का पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा, आपका जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेमन्स टर्म में आप ऐसे बोल सकते हैं। ओके, जैसे जैसे आपका सोइल का पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा,
फाई का वैल्यू डिक्रीज होगा। ओके, तो दैट मीन्स क्ले जो है, क्ले आपका कोहेजिव सोइल है कि नहीं? क्ले जब आपका कोहेजिव सोइल है तो उसमें उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। सोइल क्लासिफिकेशन के हिसाब से लाइक आपका क्ले साइज को हम कब कब बोलता है कि लाइक ये सोइल का साइज क्ले है, जब उसका पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन से छोटा होता है। 2 माइक्रोन मतलब काफी छोटा हो गया ना, तो उसमें इंटरलॉकिंग नहीं होता। इंटरलॉकिंग समझ रहा है ना? जैसे सपोज कीजिए, सिंपल टर्म में देखिए, आपका जो घर में प्लास्टर किया हुआ है तो दो सैंड पार्टिकल इंटरलॉक्ड होके बैठा है। ओके, आप उसको नेल से स्क्रैच करके निकालने का कोशिश कीजिए, नहीं निकलेगा। लेकिन वही ग्राउंड में आप नेल से स्क्रैच कीजिए, वो आसानी से निकल जाएगा। दैट मीन्स उसमें इंटरलॉकिंग नहीं है। ठीक है, जी सर। मतलब जस्ट सिंपल टर्म में हम आपको बोल रहे हैं। और किसी को कुछ डाउट है?